Hello everyone. दिस इज डॉक्टर पुलकिता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी क्यूरोसिटी। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी हाइपरटेंशन यानी कि प्रेशर की, वैसे ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। Hypertension is defined as the abnormally low blood pressure lower than 90/60। हाइपोटेंशन को हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारा जो आइडियल ब्लड प्रेशर है 120/80 से वो नीचे चला जाए, और या फिर 90/60 से जब वो बहुत ज्यादा लो रहने लग जाए, 90/60 आ जाए या 90/60 से लो रहने लग जाए, इस कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ हाइपोटेंशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या कारण है जहाँ हमें ब्लड प्रेशर लो होता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंडीशन में जो डिमांड है ब्लड की वो मदर और फीटस दोनों की तरफ से बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो बीपी है वो ड्रॉप होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हम जितना पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं उससे ज्यादा वो हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी से पानी लॉस्ट हुआ, चाहे वो डायरिया की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉमिटिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो स्वेटिंग की फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा बॉडी से वॉल्यूम कम हुआ फ्लूइड का, तो जैसे ही फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है ब्लड का प्रेशर भी डाउन जाने लग जाता है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो हमें आके कहेगा कि उसे कमजोरी सी लग रही है, उसे चक्कर आ रहा है, उसे उल्टी दस्त लग रहा है। तो ये जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसमें भी हमें बीपी ड्रॉप होता हुआ दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, अगर कोई आपको बहुत मेजर इंजरी हुई है या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, जैसे इंटरनल पाइल्स हो गए, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग की वजह से जैसे ही हमारा ब्लड का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ड्रॉप होते ही ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में हम देखेंगे कि जहाँ पे भी एक कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाए, आपकी बॉडी में सेप्सिस क्रिएट होने लग जाए, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग ड्रॉप जो है ब्लड प्रेशर में आ सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ फॉलेट, ये दोनों की ही हमने बात क्यों की, क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है, और साथ ही रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है, तो हेंस हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करती है, हमारे ब्लड को वॉल्यूम देने का काम करती है। जैसे इन दोनों न्यूट्रिएंट्स में कमी हुई, हमारे आरबीसीज नहीं बनेगी, आरबीसीज नहीं बनेगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड का प्रेशर भी डाउन चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। ऐसे कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, या ऐसे कौन-कौन से पेशेंट है जो हमेशा ब्लड प्रेशर लो होने के रिस्क पे बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। एज यानी कि कौन से पेशेंट है, कौन सी उम्र वाले लोग जो है वो बीपी कम होने की जो बीमारी है उसके शिकार हो सकते हैं, वो है 65 से अबव वाली। जो 65 से अबव की एज वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो लो बीपी है वो बीपी का जो लो होना है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज़ेज़। डिजीज़ेज़ कौन-कौन सी, अगर आप डायबिटिक है, डायबिटीज के पेशेंट है, या फिर अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में भी कोई वेल्व की प्रॉब्लम या कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो बीपी है ऐसे पेशेंट्स में वो ड्रॉप दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपकी इन दोनों की कोई मेडिसिन चल रही है, अगर आपकी इवन हाइपरटेंशन की भी मेडिसिन चल रही है, तो अगर आप अपना टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं, हाइपरटेंशन हो चाहे वो कोई भी दूसरी मेडिसिन्स के अगर आपकी चल रही है, तो ऐसे देखने को मिलता है कि थोड़े टाइम बाद वो जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लग जाता है। हम मेडिसिन ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने की, और धीरे-धीरे ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होने लग जाता है। ज उनमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है अल्फा ब्लॉकर्स। अगर आप बहुत लंबे टाइम से अल्फा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट जो है उनमें लो बीपी देखने को मिल सकता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टूरल। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टूरल यानी कि जो हमारी पोजीशन से रिलेटेड हो। तो अगर कोई भी पेशेंट सिटिंग यानी कि बैठी हुई पोजीशन में, लाइंग या फिर लेटी हुई पोजीशन में है, तो उस पोजीशन से वो जैसे ही सडनली खड़ा होता है तो पेशेंट को अचानक से चक्कर आने लगते हैं, उसका सर घूमने लगता है। तो इस तरह का जो सडन ड्रॉप होना है किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते वक्त, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टूरल टाइप ऑफ लो ब्लड प्रेशर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी और शाइल्ड-रगर सिंड्रोम की। इसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एएनएस और पीएनएस 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं, जिनमें से जो एएनएस है वो हमारी बॉडी में कंट्रोल बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसे लो करने का, लो है तो उसे मेंटेन करने का। वैसे ही हार्ट रेट हो, ब्रीदिंग हो, डाइजेशन हो, इन सबको कंट्रोल में रखने का काम जो है वो हमारा एएनएस करता है। तो इस बीमारी में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एएनएस जो सिस्टम है उसका प्रोग्रेसिव डैमेज होने लग जाता है, जिसकी वजह
वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन सबके ऊपर से हमारी बॉडी का कंट्रोल खो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टप्रेंडियल, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसका जो बीपी है वो खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ड्रॉप होने लग जाता है, और ये हमें मोस्टली ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि जितना भी ब्लड का जो फ्लो होता है वो खाना खाने के बाद स्टमक की तरफ हो जाता है, और बाकी बॉडी जो है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिज़ीनेस होने लग जाता है, वर्टिगो होने लग जाता है, ब्रेन में कम होकर के खाना खाने के बाद स्टमक में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाने की वजह से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स, किसी भी न्यूरोनल डैमेज की वजह से या कोई भी ब्रेन की डिजीज़ की वजह से ऐसा होता है कि, या फिर किसी इडियोपैथिक रीज़न की वजह से भी जो हमारा ब्रेन है, वो फॉल्टी सिग्नल्स देने लग जाता है, कोई अनवांटेड सिग्नल्स देने लग जाता है, जिसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर में ड्रॉप देखने को मिलता है। या फिर ऐसी कंडीशन जहाँ पेशेंट एक ही पोज़ीशन में बहुत लंबे टाइम से वो खड़ा है, तो उसके बाद जब वो जैसे ही उससे उससे नेक्स्ट पोज़ीशन में जाएगा, तो उसका सडनली बीपी हमें ड्रॉप देखने को मिलता है, और ऐसा जो है वो ज़्यादातर हमें यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं सिम्पटम्स की। ऐसे कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जिन्हें देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ, जो पेशेंट है उसका बीपी डाउन गया है, उसका बीपी लो गया है। तो सबसे पहले होता है डिज़ीनेस और लाइट हेडेडनेस। ऐसा जो पेशेंट होगा वो आपके पास आके बोलेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर एकदम भारी-भारी सा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फेंटिंग। ऐसा जो पेशेंट है वो बेहोशी में भी जा सकता है, उसे एक पोज़ीशन में खड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी उसे चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिहाइड्रेशन एंड अनयूजुअल थर्स्ट। ऐसा जो पेशेंट होगा उसे बहुत अनयूजुअल प्यास लगेगी, यानी कि उसे दिन भर पानी पीते रहने का मन करेगा। तो अगर कोई भी पेशेंट आपको आके ऐसे बोले कि मुझे सडनली प्यास बहुत बढ़ गई है, तो आप उसे एक बार के लिए बीपी लो के पेशेंट में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, या ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो गया है, तो ब्लड का जो फ्लो है हमारे ब्रेन तक वो भी कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, तो ऑक्सीजन क्योंकि कम पहुँच रही है हमारे ब्रेन तक, तो इसलिए देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो उसमें फ़ोकस नहीं रख पाता, उसका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, उसका विज़न ब्लर्ड होने लग जाता है, उसे सब धुंधला-धुंधला दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नोज़िया। नोज़िया यानी कि ऐसे पेशेंट्स का बहुत जी मचलने लग जाता है, उन्हें घबराहट सी होने लग जाती है। अब क्योंकि हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है, ब्लड का प्रेशर कम है तो ब्लड का फ्लो भी कम होगा हमारी बॉडी में। तो ऐसे जो पेशेंट्स होंगे जब हम उन्हें टच करके देखेंगे तो उनकी जो स्किन होगी, उनकी जो बॉडी होगी वो हमें ठंडी महसूस होगी, वो पेल हमें दिखाई देगी, और ये जो पेशेंट्स होंगे वो बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेंगे, उन्हें बहुत शैलो ब्रीथिंग में वो चले जाएँगे, बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्ली जो है वो ब्रीथिंग आ नहीं रही होती है, और ये जो पेशेंट है वो थोड़ा-सा भी चलते हैं, थोड़ा-सा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो कहेंगे कि हमें थकावट महसूस होती है, मैं थोड़ा-सा भी चल लेता हूँ तो, थोड़ा-सा भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो। फिर हम देखते हैं कि लेटर स्टेज में अगर ये बीपी इसी तरह से कंसेक्युटिवली और कंसिस्टेंटली अगर उस पेशेंट का बीपी डाउन रहता है, तो लेटर स्टेज में हमें डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बीपी जो है लो वो हमेशा ही बना रहता है, तो उसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसे कि एज़ ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो हाइपोटेंशन कॉजेज़ डिक्रीज़ इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो हमें देखने को मिलता है इन सीवियर केसेस ब्रेन एंड हार्ट में गेट डैमेज। जो ब्रेन और हार्ट, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच रही है, तो वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है। फिर हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करें हम, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि माइल्ड पेशेंट्स हैं, जिनको अभी-अभी हाइपरटेंशन डायग्नोज़ हुआ है, या जिनका बीपी कभी-कभी कुछ-कुछ केसेज़ में ड्रॉप होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना डाइटरी मैनेजमेंट करके भी अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है, कैसे पेशेंट्स को पड़ती है। ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत है वो हाइपोटेंसिव जो इमरजेंसी केसेज़ आते हैं हमारे पास, या भी ऐसे पेशेंट जो जिनको अंडरलाइन कोई कंडीशन चल रही है, कोई ना बीमारी चल रही है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, या कोई ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंशन के मरीज़ है, जो हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आता है इमरजेंसी केसेज़। कौन-कौन से इमरजेंसी केसेज़, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी इमरजेंसी केस आता है, तो अगर उस पेशेंट की किडनी एकदम हेल्दी है, उसे कोई भी रीनल फेलियर नहीं है, तो हम उसमें आईवी फ्लूइड और नॉर्मल सलाइन चढ़ा कर के उसका जो बीपी है, वो नॉर्मल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें, जैसे कि हमने पहले बात की थी, कि फोलेट और विटामिन बी12 की कमी की वजह से भी बीपी डाउन जाता है, क्योंकि आरबीसीज़ नहीं बनती है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसे अनीमिया भी है, तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी उसका बीपी नॉर्मल ला सकते हैं। और इन तीनों ही केसेज़ में हमें उसका जो यूरिनरी आउटपुट है, जो पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट है, वो चेक करते रहना चाहिए।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज़, जैसे कि हमने पहले कॉज़ देखे थे उसके, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे डिहाइड्रेशन हो, चाहे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो, हमें उसका ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। जैसे कि हमने सबने सुना है ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है वो हाइपरटेंशन पे एकदम सही जाती है, क्योंकि हम थोड़ा-सा भी अगर हमारे डाइटरी मैनेजमेंट में अगर हम थोड़ा-सा भी हमारी लाइफ़स्टाइल जो है उसमें हम ध्यान देंगे, तो हम बीपी तो कभी भी बीपी लो जो है वो नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले आता है मोर सॉल्ट और मोर फ्लूइड। अगर हम हमारे खाने में थोड़ा-सा सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड करें, थोड़ा फ्लूइड ज़्यादा कंज़्यूम करें, तो हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो अच्छा बना रहेगा और ब्लड का जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल मेंटेन रहेगा, वो ड्रॉप नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं अल्कोहल, लेस अल्कोहल। तो ऐसे जो पेशेंट है जिनके अंदर बीपी डाउन भी जाता है या बीपी हाई भी जाता है, तो दोनों ही केसेज़ में चाहे या कोई भी और डिज़ीज़ है, अल्कोहल तो एकदम लेस एकदम नो नो 0 ही कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्मॉल मील्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल मील, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनको कहा जाता है कि आप थोड़ा-थोड़ा रुक के खाइए, मतलब थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए और एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाइए। क्योंकि है ना क्योंकि जब हम स्मॉल मील्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो सॉल्ट है वो धीरे-धीरे उसकी जो नीड है वो मिलती रहती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन नहीं जाता। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कैफ़ीन, ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप कॉफ़ी पीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मेडिकेशंस। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी अंडरलाइंग कंडीशन है कोई, जैसे हार्ट हार्ट डिज़ीज़ हो गया, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनकी कोई मेडिसिन्स चल रही है, तो वो मेडिसिन्स टाइम टू टाइम ले, ताकि उनका बीपी डाउन ना जाए। और अगर किसी की ऑलरेडी बीपी डाउन की मेडिसिन्स चल रही है, तो वो भी अपनी मेडिसिन्स टाइम टू टाइम ले, ताकि उनका बीपी और डाउन ना जाए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 12 और फोलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन बी 12 और फोलेट जो है वो आरबीसीज़ बनाने का काम करती है। तो जब भी हम हमारा डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हमें ऐसे फूड्स को भी ऐड करना चाहिए जो कि विटामिन बी 12 और फोलेट में रिच हो, ताकि हमारा आरबीसीज़ बने और ना ही हमें एनीमिया हो और ना ही हमारा बीपी डाउन जाए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग। जो भी ऐसे पेशेंट है जिनमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनका बीपी ड्रॉप होता है, उनका बीपी बार-बार डाउन जाता है, तो डॉक्टर जो है उन्हें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने का रिकमेंड करते हैं, इससे हमारा जो बीपी है वो ड्रॉप नहीं होता। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे बीपी को डाउन ना जाने देने का, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज़ करते हैं हमारी बॉडी एक्टिव होती है तो ना ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है जिनके अंदर बीपी लो जाता है उन्हें एक्सरसाइज़ करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी पोजीशंस। बॉडी पोजीशंस जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है अपना बीपी डाउन के अंदर, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है या पेशेंट बैठा हुआ है, तो वो जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो जैसे ही सडनली खड़ा होता है, तो उसके अंदर बीपी ड्रॉप होने लग जाता है ड्यू टू वीनस रिटर्न की वजह से। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे जो पेशेंट है जिनमें इस तरह का सडन बीपी ड्रॉप होता है ड्यू टू पोजीशन, उन्हें अपनी पोजीशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो अगर लेटे हुए तो किस पोजीशन में, अगर वो बैठे तो किस पोजीशन में, अगर उन्हें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है, तो भी उन्हें बहुत ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का अपने अपने ऊपर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका बीपी डाउन ना जाए। फिर अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की। ऐसी कौन-सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो जब भी हमारा बीपी डाउन जाता है तो हम ले सकते हैं? कौन-कौन से पेशेंट्स जो है वो किस तरह की मेडिसिन्स को ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोनियम 200 की। ये उन पेशेंट्स के अंदर दी जाती है जहाँ पे जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पे ग्लैंडुलर डायथिसिस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ग्लैंड्स उन पेशेंट की बहुत अफेक्टेड रहती है। तो ऐसे पेशेंट जहाँ पे ऑर्गन्स तक जो ब्लड है वो नहीं पहुँच रहा, स्पेशली हमारे ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में हमारे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर उन्हें वर्टिगो होगा, चक्कर आने लगेंगे, उनका सर भारी हो जाएगा, डिज़ीनेस होने लगेगी, तो इस कंडीशन को हम सेरेब्रल एनीमिया भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है जहाँ पे ब्लड की ना पहुँच पाने की वजह से उनमें ये सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ हम कोनियम 200 दे सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एबीज़ नाइग्रा 30 और 200 पोटेंसी में। ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट जो है वो बहुत स्लो है एक्शन में, जो पेशेंट है वो बहुत जिन्हें बहुत हांफनी होती है चलते वक़्त, बोलते वक़्त या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते वक़्त, और स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनमें जो भी सिम्पटम्स है बीपी डाउन जाने के, वो खाना खाने के बाद और बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था पोस्टप्रेंडियल ब्लड प्रेशर, जिनमें खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट में जो एबीज़ नाइग्रा है वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिजिटालिस 30। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट के वेल्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनकी जो पल्स है वो बहुत वीक है, इर्रेगुलर है, बहुत स्लो पल्स आती है उनकी।
जो पेशेंट ज़्यादा चल नहीं पाते, जिन्हें बहुत मुश्किल से साँस लेना पड़ता है, जो बहुत हाँफते हैं बोलते वक़्त, चलते वक़्त, दौड़ते वक़्त और जो बहुत गहरी साँस लेना चाहते हैं ताकि उन्हें महसूस हो कि उन्होंने साँस ली है। पेशेंट आपको आके कहेगा कि मैं बहुत गहरी-गहरी साँस लेता हूँ, तब जाके मुझे लगता है कि मैंने साँस ली है, उनके लिए साँस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनमें डिजिटलिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जैल्सीमियम 30। ये उन पेशेंट्स में जो बहुत लेज़ी है, जो बहुत केयरफ्री है, वो इतने केयरफ्री है कि इवन वो अपनी खुद की डिज़ीज़ को लेकर भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं और इनमें जो वर्टिगो होता है वो ऑसिपिड से राइज़ होगा यानी कि जो गर्दन की गुद्दी है, वहाँ से उन्हें चक्कर आना शुरू होएगा। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और उनके जो हेड है, उनकी जो आईलैशेज़ है वो एकदम हेवी हो जाएगी और जो हेडेक होगा उनको तो उसका जो पेन है, वो यहाँ हमारे टेम्पल से रन करता हुआ ईयर्स और नोज़ तक जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनमें जैल्सीमियम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कैक्टस ग्लैंडिलिफोरस मदर टिंचर। ऐसे पेशेंट जो बहुत चुप-चुप से रहते हैं, जो बहुत उदास रहते हैं, जो बहुत डिस्टर्ब मूड में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, गैस्ट्रिक हेडेक देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक हेडेक यानी कि जिन्हें खाना खाने जब तक वो खाना नहीं खाते, तब तक उनका हेडेक होता रहता है और जैसे ही वो खाना खाते हैं, उनके बाद उनका हेडेक सही हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई भी पेशेंट्स है, तो उनके अंदर हम कैक्टस ग्लैंडिलिफोरस मेडिसिन दे सकते हैं। Thank you everyone. If you like my video, hit the like button or subscribe my channel. If you do have any query, comment the query in my comment section box. Thank you. Bye.